हम शारीरिक क्रिया विभाग के दूसरे पार्ट की मज्जा धातु इस टॉपिक को देख रहे थे। उसके अंतर्गत हमने पिछले लेक्चर में मज्जा धातु के मल, मज्जा धातु की उपधातु, उसका अंजलि प्रमाण, उसके कार्य, इसको विस्तार से देखा था। इसके उपरांत इस मज्जा धातु की लास्ट लेक्चर में हम मज्जासारता तथा उसकी विकृति तथा सामान्य चिकित्सा, जो क्रियाशारी के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, उतनी हम देखेंगे। तो सर्वप्रथम मज्जासारता के लक्षण। मज्जासारता के लक्षण का जो श्लोक है उसका रेफरेंस है चरक विमान स्थान 8/108, चरक विमान स्थान के 8वें अध्याय का 108वां श्लोक। इसमें कहा गया है कि मृद अंगा बलवंत स्निग्ध वर्ण स्वर स्थूल दीर्घ वृत्त संधयच मज्जसाराः ते दीर्घायुष्यो बलवंत श्रुत वित्त विज्ञान अपत्य सम्मान भाजच्च भवन्ति। तो इसके पहले भी चरक संहिता के अनुसार जिस प्रकार से उसके पहले लाइन में शारीरिक जो गुण है उसका वर्णन किया गया है और दूसरी जो लाइन है उसमें मानसिक गुणों का वर्णन हमें सारता के मिलता है। तो इस श्लोक में भी उसी प्रकार से बतलाया गया है। पहली लाइन में उन्होंने शारीरिक गुणों को दर्शाया है और दूसरी लाइन में जो मानसिक गुण है उसके बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले कहा है मृदु अंग। मृदु अंग का मतलब होता है इनकी जो अंग होता है, अंग का मतलब फिर ये हम स्किन के टेक्सचर के ऊपर से देखेंगे तो इनकी जो एक्सटर्नल बॉडी फीचर्स होते हैं वो मृदु लगते हैं, सॉफ्ट लगते हैं। उसके बाद कहा है बलवंत। बलवंत यहाँ पे शारीरिक बल के बारे में बतलाया गया है, क्योंकि ये जो धातु है ये 6 नंबर का धातु है। इसके बाद मिलने वाला जो धातु होता है वो होता है शुक्र धातु, लास्ट धातु। उसके पहले जो आया था वो था अस्थि धातु। तो अगर अस्थि धातु बलवान रहेगा तभी उसके बाद बनने वाला मज्जा धातु है वो योग्य तरीके से निर्मित होगा। और जो अस्थि धातु होता है वो होता है ताकत का प्रतीक। तो उसके बाद बनने वाला जो मज्जा धातु है वो तभी बलवान रहेगा जब उसके पहले बनने वाला जो धातु है वो बलवान रहेगा। उसके उपरांत कहा गया है स्निग्ध वर्ण स्वरा। तो यहाँ पे स्निग्धता बताई गई है। किसमें बताई गई है? वर्ण में भी बताई गई है तथा स्वर में बताई गई है। तो वर्ण की स्निग्धता ये हमें स्किन के टेक्सचर से तथा दो प्रकार की परीक्षा, दर्शन तथा स्पर्शन, इस दोनों से हमें दिखाई देगी। तो वो जो स्किन रहेगी उसमें एक प्रकार की तेजस्विता दिखेगी, ओके, क्योंकि स्निग्धता है इसकी वजह से। तो और वो टच के द्वारा फील भी की जा सकती है। तो वर्ण की स्निग्धता। अब यहाँ पे कहा गया है स्वर की स्निग्धता। अब स्वर की स्निग्धता से क्या उपलक्षित होता है? स्वर की स्निग्धता इसके पहले आ चुकी है मेध धातु के अंतर्गत। उसके बाद आप प्रकृति आपका हो चुका है पार्ट 1 में। तो प्रकृति के अंतर्गत जो कफ दोष होता है, कफ दोष में भी जो स्वर होता है उसके बारे में गंभीर स्वर कहा गया है। इसके बाद जो हम सुश्रुत संहिता का श्लोक देखने वाले हैं उसमें तो ये शब्द है डायरेक्ट गंभीर स्वर। तो ये दो चीजें जो होती है, जिस प्रकार का हमें स्वर मेद में मिला था, ओके, उस ऑडियो में आपको मिल जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे जो बताया गया होता है तो ये स्वर में स्निग्धत्व होता है। ये पॉइंट को हम इसके बाद विस्तार से देखेंगे। अभी के लिए इतना याद रख लीजिए कि जो मज्जासार व्यक्ति होते हैं उनका वर्ण और स्वर दोनों भी स्निग्ध होते हैं।
उसके बाद कहा गया है स्थूल दीर्घ रुत्त संधेय। अब संधियों के बारे में वर्णन किया गया है। तो संधियों के बारे में कहा गया है कि जो संधियां होती है वो उनकी स्थूल होती है, स्थूल होती है यानी मोटी होती है। उसके बाद कहा गया है कि दीर्घ होती है, दीर्घ का मतलब लंबी होती है, तथा रुत्त आकार की होती है। रुत्त का मतलब गोल आकार की होती है। तो उस इसके जो मूल स्थान है मज्जा धातु के, उसमें संधि आ चुकी है। तो उसी के अनुरूप इसका परिणाम हमें मज्जा धातु के मूल स्थान का जो में जो आई है संधिया, उसके ऊपर इसके सारता का परिणाम हमें दिखाई देता है। तो जो संधिया होती है वो मोटी होती है, लंबी होती है तथा गोल होती है। उसके बाद ये फर्स्ट लाइन थी जिसमें उसके शारीरिक अंगों के बारे में मज्जा धातु के वर्णन किया गया है। उसके बाद जो श्लोक की सेकंड लाइन है उसमें उसके मानसिक गुणों के बारे में बतलाया है। अब मानसिक गुणों में उन्होंने कहा है ते दीर्घायुष्य। दीर्घायुष्य का मतलब होता है उनकी जो आयु होती है ये दीर्घ होती है। अब ये हम ज्ञात नहीं कर सकते। अगर पर्सन जो है वो ओल्ड एज है तो हम कह सकते हैं कि इसने इतनी आयु प्राप्त कर ली, इसका मतलब ये दीर्घायुष्य। लेकिन ये अनुमान की बात है। मुख्यतः जो मज्जासार व्यक्ति होती है उनकी आयु हमें ज़्यादा मिलती है। इसलिए मिलती है क्योंकि ये लास्ट के धातु है। तो ये इसके बाद की इसमें आ गया, अस्थि में भी आया था, मज्जा में भी आया है, शुक्र में भी आएगा। ये जो व्यक्ति होते हैं इसके पहले के धातु सारवान होने की वजह से ये धातु भी सारवान होते हैं और दीर्घायुष्य जो लक्षण है ये मज्जासारता के अंतर्गत आ जाता है। उसके बाद बलवंत कहा गया। अब बलवंत ये दोबारा है। बलवंत इसके पहले लाइन में भी आया है, बलवंत इस भी लाइन में आया है। ये यहाँ का जो बलवान है, यहाँ का बलवान ये मानसिक बल के बारे में बतलाने वाला है। तो उसका शारीरिक बल तो उत्तम होता ही है, उसका मानसिक बल भी उत्तम होता है। मानसिक बल उत्तम क्यों होता है? मज्जा धातु, मज्जा के अंतर्गत यहाँ पे मस्तिष्क भी आया है, मज्जा रज्जु भी आई है, चेता तंतु भी आई है। तो जितने भी चेता संस्थान के अंतर्गत आने वाले अवयव होते हैं इसके अंतर्गत आने के कारण, यानी नर्वस सिस्टम इसके अंतर्गत आने के कारण यहाँ पे हमें बलवंत जो बतलाया गया है, मतलब इसका मानसिक बल उत्तम होता है। किसी चीज को सोचने, समझने, याद रखने, बताने में जो मानसिक बल की उत्तमता की आवश्यकता होती है वो इस व्यक्ति में पाई जाती है। उसके बाद बतलाया गया है श्रुत। श्रुत का मतलब सुनना। तो श्रुत यहाँ पे कहा गया है, यहाँ पे जो वर्णन ग्रंथों में दिया गया है उसका शास्त्रज्ञ कहा गया है। अब श्रुत का मतलब ये होता है कि अगर कोई भी बात ये व्यक्ति सुन लेता है तो उसको ज्यादा देर तक याद रखता है, या फिर सुनी हुई बातों को हो ही वो वैसे के वैसे अपने ब्रेन में सेव रख सकता है, क्योंकि उसकी मेंटेलिटी उतनी शार्प होती है, इसलिए। उसके बाद आया है कि वित्त। अब वित्त का मतलब होता है पैसा, मनी। तो ये क्यों आया है? शारीरिक बल उत्तम है, मानसिक बल उत्तम है, तो वित्त अपने आप आ ही जाएगा। इसीलिए वित्त ये लक्षण यहाँ पे आया है। विज्ञान। अब ये विज्ञान यहाँ पे क्यों आया है? विज्ञान का मतलब होता है विज्ञान। तो ये विज्ञान जो होता है उसमें एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, जैसे शिल्प शास्त्र, कला, कौशल्य का ज्ञाता। तो इस व्यक्ति के शरीर में, इस व्यक्ति में जो कोई आर्ट रहता है, स्किल रहती है, उसमें वो निपुणमति होता है। निपुणमति यह लक्षण हमें कफ प्रकृति के व्यक्ति में मिलता है, निपुणमति। तो ये यहाँ आश्रय आश्रय संबंध भी कार्य करेगा। ये हम इसके आगे भी देखेंगे, जो इसके पहले हो चुका है, वर्ण और स्वर में हुआ है। उसी प्रकार का विज्ञान का भी कफ
दोष तथा इसका आश्रय संबंध होता है। इसीलिए इसके पास जो भी कला होता है उसमें वो निपुणमति होता है, इसीलिए विज्ञान। उसके बाद अपत्य। अपत्य तो यहाँ पे पुत्र संतान कहा है तो डायवर्जन नहीं है, पुत्र संतान है, पुत्र संतान कोई भी संतान हो, इन व्यक्तियों को उसकी अच्छे से प्राप्ति होती है, क्योंकि इसके बाद का जो धातु होता है वो शुक्र धातु ही बचा है, एक ही धातु इसके बाद बचा है, तो इसकी वजह से यहाँ पे अपत्य ये लक्षण आया है। उसके बाद कहा गया है सम्मान भाज्यश्च भवन्ति। सम्मान भाज्यश्च भवन्ति का मतलब याद हो रहा है, यहाँ पे आदर के पात्र, मतलब ये व्यक्ति इस प्रकार से होता है कि वो आदर का पात्र रहता है। शारीरिक बल उत्तम है, मानसिक बल उत्तम है, उसके बाद इसके पास वित्त है, आयुष्यवंत है, तो सम्मान ये उसके साथ में आएगा ही। इसका दूसरा मतलब ये होता है कि ये व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों का आदर करना जानते हैं। ये व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों का आदर करना जानते हैं। इस दृष्टिकोण से यहाँ पे सम्मान आया है। और एक बात होती है कि जो व्यक्ति योग्य ज्ञानवान होता है, मतलब रियलिस्टिक, वो सम्मान का सही अर्थ जानता है और सम्मान करना जानता है। इसके बहुत से उदाहरण आपको इतिहास में मिलेंगे। जिस प्रकार के सम्मानजनक व्यक्ति होते हैं उनका वर्तन दूसरों के लिए ही उसी प्रकार का होता है, क्योंकि जो दोगे वही रिप्लाई में आएगा। ओके, तो सम्मान भाज्यश्च भवन्ति। भाज्यश्च का मतलब होता है प्राप्त होना। तो ये सभी गुण हमें इन मज्जासार व्यक्तियों में मिलते हैं। अब यहाँ पे हमने एक बात छोड़ी थी कि वर्ण तथा स्वर का स्निग्धत्व। मज्जा धातु का हम कंपैरिजन कर सकते हैं ऑयल इन द मशीन। जिस प्रकार से कोई तेल होता है, ओके, कोई लुब्रिकेशन होता है जो मशीन में काम करता है, और उस लुब्रिकेशन की वजह से वो मशीन जो होती है वो उत्तमतः चलती है। उसी प्रकार से मज्जा धातु की वजह से शरीर का कार्य जो होता है वो मानसिक लेवल पे उत्तमतः चलता है, और उसका मूल स्थान संधियों में होता है। तो संधियों की हलचल में भी वो कार्यशील होता है, कफ के साथ भी उसका आश्रय संबंध होता है। तो जो श्लेषक कफ संधियों के जगह पे होता है उसका कार्य भी योग्य तरीके से चलेगा। तो इसकी वजह से शरीर तथा मन दोनों का जो कार्य होता है वो यथा योग्य चलने की वजह से वो शरीर में लाइक लुब्रिकेशन कार्य करता है। जिस तरीके से मशीन में ऑयल डालने की वजह से उसकी आवाज कर्णकटु न होकर मधुर होती है, उसमें चमक भी रहती है, ठीक वही स्थिति शरीर तथा शरीर अवयव में मज्जा की होती है। अतएव मज्जासार पुरुषों का वर्ण तथा स्वर्ण स्निग्ध होता है। तो जिस प्रकार से मशीन में तेल डालने की वजह से उसकी कार्य प्रणाली योग्य तरीके से चलती है, और जो भी आवाज आता है किसी मशीन में, अगर हम आवाज आता है तो उसमें हम ऑयल डाल देते हैं, उसके बाद वो आवाज नहीं आती है और उस मशीन का कार्य जो होता है स्मूथली चलता है, कर्ण मधुरता आ जाती है। उसी प्रकार से शरीर में कार्य करता है, वो स्वर की मधुरता यहाँ पे मिलती है। और उसके बाद जो टेक्सचर होता है वो भी वहाँ पे हमें स्निग्ध दिखाई देता है। और वही बात कि इसका आश्रय संबंध है कफ के साथ, और कफ के साथ आश्रय संबंध होने के कारण हमें ये गुण स्वर तथा त्वचा में उपलक्षित होते हैं। तो ये स्निग्ध वर्ण और स्वर के बारे में था। इसके बाद चरक संहिता के श्लोक के उपरांत हम देखते हैं सुश्रुत संहिता में इसके बारे में
क्या अलग से वर्णन बताया गया है। तो सुश्रुत संहिता का इससे रिलेटेड जो श्लोक है उसका रेफरेंस है सुश्रुत सूत्र स्थान 35/18, सुश्रुत सूत्र स्थान के 35वें अध्याय का 18वां श्लोक, जिसमें कहा है अकृशम उत्तम बलम स्निग्ध गंभीर स्वरम सौभाग्यो उपपननम महानेत्रम चमच। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि मध्यस्तर व्यक्ति अकृशम होता है। अकृशम का मतलब होता है, कृश का मतलब होता है पतला, अकृशम मतलब पतला नहीं होता है। लेकिन ऐसा नहीं कहा गया है कि मोटा होता है। अकृशम यानी जो लीन शरीर का टेक्सचर होता है या फिर एक आकृति होती है वो इस व्यक्ति में नहीं मिलती है। फिर से यहाँ पे आश्रय संबंध आ ही जाता है। और ये नहीं कहा गया है कि मोटा नहीं होता है, तो इसीलिए उन्होंने जो शब्द यूज किया है वो इस प्रकार से यूज किया है कि अकृशम, कृश नहीं होता है, ये तो फिक्स। अकृशम उत्तम बलम, बल में कैसा होता है तो उत्तम होता है। तो यहाँ पे बल के मामले में उन्होंने दोनों चीजें एक ही जगह ली है, शारीरिक तथा मानसिक बल। उसके बात कहा है कि स्निग्ध गंभीर स्वरम, इन्होंने भी वही चीज कही है कि जो स्वर जो होता है स्निग्ध होता है और गंभीर होता है। गंभीर स्वर ये लक्षण हमें कफ प्रकृति में मिलता है। आश्रय संबंध की वजह से यहाँ पे वो शब्द आया है, लेकिन एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर रहेगा। तो गंभीर स्वर ये आपका एमसीक्यू है कि गंभीर स्वर किस प्रकृति में बतलाया गया है और किस संहिताकार में बतलाया गया है, ऐसा भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे ये होता है आपका एमसीक्यू। उसके बाद कहा है सौभाग्योपननम, इसका मतलब ये जो व्यक्ति होता है वो सौभाग्यशाली होता है। भाई क्यों ना सौभाग्यशाली हो, शारीरिक बल उत्तम है, मानसिक बल उत्तम है, उसके बाद वित्त भाज है, अपत्य भाज है, सब चीजों की प्राप्ति अगर है तो उसको सौभाग्यशाली कहेंगे। तो उस वजह से सौभाग्यशाली ये व्यक्ति होते हैं। उसके बाद कहा है महानेत्रम चमच्चा, तो महानेत्रम इसका मतलब विशाल नेत्रों वाला। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन। सॉरी, तो यहाँ पे जो महानेत्र है ये एमसीक्यू बार बार पूछा गया है कि महानेत्रम ये लक्षण किस संहिताकार के अनुसार किस धातु में आता है। तो सुश्रुत संहिता के अनुसार महानेत्रम ये मज्जा धातु सारता का लक्षण। इन्होंने मोर एक्सप्लेनेशन नहीं दिया हर बार की तरह, इन्होंने शॉर्टली ऊपर बतलाई गई चीजों को ही एक्सप्लेन किया है। तो ये थे मज्जा सारता के लक्षण। मज्जा सारता के लक्षण के बाद में हम इस अध्याय का लास्ट पॉइंट देखते हैं। मज्जा धातु की विकृति जो दो प्रकार से होती है, एक तो वृद्धि होती है, एक तो क्षय होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे मज्जा विकृति के कारण। अब यहाँ पे मज्जा विकृति में वृद्धि के लक्षण तथा क्षय के लक्षण अलग अलग नहीं बताए गए, एक साथ ही बताया गया है कि मज्जा विकृति इस प्रकार से पाई जाती है। सबसे पहला लक्षण बताया गया है अस्थियों पे आघात। अस्थियों पे आघात अस्थियों के अंदर स्थित होता है, इसीलिए अस्थियों के ऊपर आघात होगा तो अस्थियों की किसी भी प्रकार की विकृति होगी तो उसके अंदर स्थित चीज यानी मज्जा धातु की भी वहां पे विकृति होगी, ये क्षय की तरफ जाएगा तो उसमें विकृति उत्पन्न होगी। सेकंड बतलाया गया है कि अति गुरु स्निग्ध अभिसंधि आहार। अति गुरु कफ को बढ़ाने वाला, स्निग्ध कफ को बढ़ाने वाला, अभिसंधि आहार। अभिसंधि यानी शरीर जिसको मतलब शरीर की विकृति उत्पन्न करने वाला, जो कभी भी व्यक्तियों के लिए हानिकारक ही होता है। कोई कोई जो आहार रहते हैं वो स्पेसिफिक वक्त, स्पेसिफिक व्यक्ति के लिए, स्पेसिफिक
क्वांटिटी में इम्पोर्टेंट होते हैं, लेकिन वही चीज अगर गलत व्यक्ति ने गलत समय पे गलत मात्रा में अगर लिया तो वो विकृतिकारक होते हैं। उस चीज को अभिसंधि कहते हैं। जैसे कर्ड के बारे में कहा जाता है, दही के बारे में कहा जाता है। दही को अगर आप कम मात्रा में दिन में वातज और पित्तज प्रकृति के व्यक्ति ने, वातज कहेंगे मुख्यतः, उसने लिया तो उसके लिए अच्छा है। पित्तज प्रकृति के लिए ज्यादा मात्रा आवश्यक नहीं है, क्योंकि वो उष्ण गुण का होता है और शीत भी होता है, तो कफ प्रकृति के व्यक्ति भी इसको ज्यादा नहीं ले सकते हैं, तो वो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। लेकिन अगर कर्ड को रात में लिया जाता है, किसी भी व्यक्ति ने अगर रात को लिया तो वो अभिसंधि होता है, शरीर में विकृति उत्पन्न करेगा। तो इस प्रकार के आहार का अगर आपने गलत समय पे गलत क्वांटिटी में अगर सेवन किया तो वो जो आहार होता है वो अभिसंधि आहार होता है। इस प्रकार का आहार अति गुरु अति स्निग्ध अभिसंधि आहार का अगर आपने सेवन किया तो उसकी वजह से भी मेज्य विकृति होती है। ये दोनों में भी पाई जाएगी, ये क्षय की तरफ भी जाएगी, वृद्धि की तरफ भी जाएगी। उसके बाद आता है विरुद्ध आहार। विरुद्ध आहार क्या होता है? विरुद्ध आहार वो चीज होती है कि कोई भी विरोधी वीर्य की चीजें, विरोधी गुण की चीजें एक साथ जब हम उनसे लेते हैं तो उसे विरुद्ध आहार कहते हैं। हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, जैसे मछली तथा दूध। उसके बाद कोई भी फल एक्सेप्ट मैंगो, आम को छोड़ के, अगर वो दूध के साथ लिए जाते हैं तो उष्ण वीर्य का कोई पदार्थ जो शीत वीर्य के चीजों के साथ लिया जाता है। ओके, आपको अलग लगेगा, लेकिन शेक जो होता है वो गलत चीज है। इसके बारे में एक्सप्लेनेशन में इसके पहले भी दे चुका हूँ। वो सिर्फ आम के साथ खा सकते हैं। कोई भी फल हम दूध के साथ नहीं खा सकते हैं, वो विरुद्ध आहार होता है। शरीर में विष युक्त लक्षण उत्पन्न करता है। ये मज्ज विकृति भी करता है और शरीर में विष युक्त लक्षण भी उत्पन्न करता है। एक विरोधी गुण के ऊपर हम एक अलग से लेक्चर लेंगे, लेकिन मुख्यतः ये जो विरोधी प्रकार की चीजें होती है जो एक साथ लेना गलत होता है, वो चीजें अगर आपने सेवन की तो शरीर की मज्जा को विकृत कर देंगे। तो यहाँ पे मात्र 3 लक्षण बतलाए गए। उसके बाद 3 कारण बतलाए गए हैं। इसके बाद हम मज्जारुद्धि के लक्षण देखते हैं। तो नेक्स्ट वर्ड मज्जारुद्धि के लक्षण। मज्जारुद्धि के लक्षण स्रोतसों की मूल स्थान पर विशेषकर संधियों पर व्यक्त होते हैं। तो हमने देखा मज्जावाहन स्रोतस्थान अस्थि मूलम संधि, वो संधि, उसके बाद वो संधियों का मूल आता है मेद वगैरह वगैरह, तो इसके पहले के ऑडियो में आ चुका है। यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे उन्होंने कहा है कि उसका जो दूसरा मूल स्थान होता है संधि, तो उस संधियों पर विशेषकर उसके लक्षण हमें दिखाई देते हैं। तो उसका रेफरेंस जो आया है वो आया है अष्टांग हृदय सूत्र स्थान 11 and 12। अष्टांग हृदय सूत्र स्थान के 11वें अध्याय का 11वां तथा 12वां श्लोक 11वें अध्याय की हाफ लाइन है, और जो 12 नंबर का श्लोक है उसकी भी हाफ लाइन। तो डॉट 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 मज्जा नेत्र अंग गौरव परवस्तु स्थूल मूलानि कुर्यात कृच्छन अरुंशी च। इसमें बतलाया गया है कि विविध कारणों से बड़ा हुआ मज्जा धातु नेत्रों तथा शरीर में भारीपन पैदा करता है। तो मज्जा धातु की किसी भी कारणों से बढ़े, वो हमें स्पेसिफिकली आँख, महानेत्र इसका सार्थक लक्षण है, और विकृति भी नेत्र में ही पाई जाती है। तो जो नेत्र होता है तथा शरीर में भारीपन पैदा करता है, इसका संबंध हम आश्रय से संबंध के साथ लगा सकते हैं। शरीर में भारीपन उत्पन्न
हो जाता है। तो और ये इसका आश्रय से संबंध कफ के साथ है। उसके बाद कहा गया है कि शरीर संधियों में स्थूल मूल वाली कष्ट साध्य फुंसियाँ पैदा कर देता है। तो शरीर संधियों में, मुख्यतः संधियों में स्थूल मूल वाली मतलब ऐसी जिस जो उभरी हुई नहीं रहती, डीप रहती है, उसका जो रूट होता है वो ऐसी कष्ट साध्य मतलब साध्यता के, वैधि साध्यता के प्रकार होते हैं, जैसे सुख साध्य, कष्ट साध्य, कृच्छ साध्य। तो ये जो होती है ये जल्दी से ठीक नहीं होती है। ओके, उससे ठीक करने के लिए ज्यादा समय जो लेती है। इस प्रकार की फुंसी है यानी अल्सर, फुंसी है यानी अल्सर, ये शरीर में पैदा हो जाते हैं। अब ये शरीर में क्यों पैदा होते हैं, कैसे पैदा होते हैं, ये तो संशोधन का विषय है। इसका पीछे का कारण मैं नहीं बतला सकता क्योंकि मुझे भी पता नहीं है। तो ये जो चीजें बताई गई है ये शास्त्र में इस प्रकार से लिखी गई है। और इसके बाद बता दो, मज्जा वृद्धि इस प्रकार की व्याधि होगी, लेकिन वो बहुत ही रेयर है। मज्जा वृद्धि के पेशेंट नहीं मिलते। ओके, तो रेयरस्ट थिंग है। हचिंसन के अनुसार रेयरली डिजीज कैन रेयरली फाइंड, तो हमें बहुत ही रेयर में पाया जाएगा। तो इस प्रकार का पेशेंट आज तक तो मैंने देखा नहीं है, और इस प्रकार के पेशेंट नहीं मिलते। मिलते होंगे, अगर शास्त्र में वर्णन है तो मिलते होंगे, लेकिन वो बहुत रेयर होते हैं। उसके बाद बताया गया है मज्जा क्षय के लक्षण, वृद्धि के बाद अक्षय। अब इसका जो रेफरेंस है वो है अष्टांग हृदय सूत्र स्थान 11/19। अष्टांग हृदय सूत्र स्थान की 11वें अध्याय का 19वां श्लोक, जिसमें कहा गया है अस्त्यानाम मज्जानि सोशीर्यम ब्रह्मस्तिमीर दर्शनम। यहाँ पे जितने भी लक्षण बतलाए गए हैं ये वात वृद्धि के लक्षण है। मज्जा धातु जब क्षीण हो जाती है, अस्त्याना मज्जानी सोशीर्य, तो उसमें सुशीरता आ जाती है। खोखलापन जो होता है अस्थियों के अंदर, उसमें ही मज्जा स्थित रहती है। जब क्षय हो जाएगा तो वो जो खोखलापन रहता है, वो जो सुशीरता होती है वो बढ़ जाएगी। आश्रय संबंध है अस्थि धातु का तथा वात का। अगर अस्थि बढ़ेगी तो उसके अंदर की सुशीरता कम होगी, सुशीरता बढ़ेगी उसके अंदर की तो अस्थि का क्षय होगा। तो यहाँ पे अस्थि का क्षय होता है, उसकी वजह से उसके अंदर की सुशीरता बढ़ती है, यानी यहाँ पे वात की वृद्धि होती है। आपको तो इतना याद रखना है इस श्लोक अनुसार कि उसके अंदर की जो सुशीरता होती है वो कम होती है। भ्रम तिमिर दर्शन, तो यहाँ पे भ्रम का मतलब चक्कर आएंगे और आंखों के सामने अंधेरा सा छा जाना, यानी यही बताया गया है कि जो सेंस होता है नेत्र, वो अपना कार्य प्रॉपरली कर नहीं पाता, यानी वीकनेस आ जाती है और चक्कर आने लगते हैं। तो ये वात वृद्धि का लक्षण है। जब मज्जा क्षय होता है तो हमें वहां पे ये लक्षण दिखाई देता है। ये वर्णन था अष्टांग हृदय के अनुसार। उसके बाद देखेंगे कि सुश्रुत संहिता ने इसके बारे में क्या कहा है। सुश्रुत संहिता का जो श्लोक है उसका रेफरेंस है सुश्रुत सूत्र स्थान 15/13। मज्जा क्षय अल्प शुक्रता पर्वभेदो अस्ति निस्तोद अस्ति शून्यता च। मज्जाशय में हमें सुश्रुत सूत्र स्थान के 15वें अध्याय के 13वें श्लोक में यह रेफरेंस मिलता है। मज्जा क्षय अल्प शुक्रता, इसके बाद निर्मित होने वाला धातु है शुक्र धातु। अगर इसका क्षय होगा तो इसके बाद बनने वाला धातु उसका भी क्षय होगा। तो यहाँ पे अल्प शुक्रता पर्व भेदो, पर्व का मतलब होता है एंडिंग ऑफ द बोन,
बोन की एंडिंग में होती है जॉइंट, तो जोड़ों में दर्द होगा, जॉइंट्स में दर्द होगा। और स्पेसिफिकली जितनी बड़ी अस्थि होगी, जितने बड़े जॉइंट्स होंगे, वहाँ पे ज़्यादा दर्द हमें फील होगा। तो पर्वभेद, संधियों के स्थान पे हमें वेदनाएं होगी। किस प्रकार की वेदना होगी? अस्थि निस्तोद, अस्थि निस्तोद। तोद का अर्थ होता है, याद रखना इंपॉर्टेंट थिंग है कि तोद का अर्थ होता है प्रिकिंग लाइक पेन। अगर कोई नीडल कहीं पे अगर चुभाई जाती है तो जिस प्रकार का पेन होता है, उस प्रकार की पेन को कहते हैं तोद। तोद ये लक्षण आपको नेक्स्ट ईयर में बहुत सारे व्याधियों के अंतर्गत, मुख्यतः वात व्याधियों के अंतर्गत ये लक्षण मिलेगा। तो अस्थि निस्तोद मतलब जो अस्थियों में वेदना होगी वो तोद की जैसी, यानी प्रिकिंग लाइक पेन होगा। अस्थि शून्यता च, और आखिरी का लक्षण बताया है अस्थि शून्यता। तो ऑब्वियसली अस्थि है, उसमें सुशीरता बढ़ गई है, तो उसके अंदर एम्प्टीनेस बढ़ेगा, खालीपन बढ़ेगा, तो अस्थियों में खाली सा लगेगा। यह लक्षण शिशुर संहिता के अंतर्गत बतलाए हैं। ओके, अब एक शॉर्टली डिस्क्रिप्शन देखते हैं कि मज्जा विकृति में सामान्य चिकित्सा क्या की जाती है। तो उसमें सबसे पहले तो किया जाता है स्नेहन। स्नेहन चिकित्सा अस्थि क्षय के लिए होगी। जिस प्रकार की ये चिकित्सा वात के लिए कार्यकारी ठहरेगी, उसी प्रकार के से यह मज्जा क्षय के लिए भी यहाँ पे कार्यकारी होगी, क्योंकि यहाँ पे क्षय होगा तो उसके स्नेह का भी क्षय होगा। तो स्नेहन करेंगे तो उसके अंतर्गत का जो स्नेह है हमें वो भर के निकालेंगे। उसके बाद पंचकर्म, पंचकर्म में अगर हम एक कर्म को लेंगे और वो किस प्रकार से वृद्धि और क्षय के ऊपर कार्य करेंगे, तो ये काफ़ी लॉन्ग डिस्क्रिप्शन होगा और ये अपने सब्जेक्ट के अंतर्गत भी नहीं आता है, तो उसे विस्तार भय से हम नहीं लेते हैं। लेकिन इतना याद रख सकते हैं कि पंचकर्म के द्वारा हम मज्जा वृद्धि और मज्जा क्षय में उपयोगिता उसकी होती है। उसके बाद आता है मधुर तथा तिक्त रसात्मक औषधि। हमने इसके पहले जो पॉइंट्स देखे थे उसमें ये देख चुके हैं कि जो मधुर तथा तिक्त रसात्मक द्रव्य होते हैं, इसके वजह से मज्जा विकृति दूर की जाती है। ओके, ये पॉइंट हम इसके पहले देख चुके हैं कि मज्जागत जो रोग होते हैं, ओके, और उसके साथ जो पित्त वृद्धि, उसके ऊपर जो चिकित्सा होती है वो सेम रसों से होती है, मधुर और तिक्त रसात्मक। तो मधुर अगर और तिक्त रसात्मक द्रव्यों की वजह से हम इसके चिकित्सा योग्य तरीके से कर सकते हैं, या इसी प्रकार के द्रव्य इसमें यूज किए जाते हैं। उसके बाद एक लास्ट नोट है कि मज्जा तथा वात दोष का परस्पर संबंध। मज्जा प्रधान अवयवों के मस्तिष्क तथा सुषुम्ना जो कार्य आधुनिक वैद्य शास्त्र में बताए गए हैं, एग्जाम्पल के तौर पर सेंसरी तथा मोटर कंट्रोल, वह सब कार्य सर्व कार्य आयुर्वेद अनुसार वात दोष के होते हैं। ओके, तो हम नर्वस सिस्टम को कोरिलेट करते हैं वात दोष के साथ, क्योंकि कर्ता कर्विता दोष जो होता है उसके द्वारा कार्य होता है। ओके, तो वो जो होता है वो वात दोष के द्वारा ही होता है। क्योंकि पित्तम पंगु कफम पंगु पंगो मल धातुवा वायुना यत्र नियंत्रित तत्र गच्छन्ति में होत्या, ये कहा गया है शारंगधर के अनुसार। तत्र वर्षन्ति में होत, जो कहा गया है शारंगधर के अनुसार, मतलब पित्त पंगु है, कफ पंगु है, मल दोष सब पंगु है, कर्ता कर्विता होता है वात। जहाँ पे वात लेके जाता है उस प्रकार से दोष जाते हैं। जिस प्रकार से वात जहाँ पे घनों को लेके जाता है वहाँ पे वर्षा होती है, उसी प्रकार से वात ही इन दोषों को तथा धातुओं को एक स्थान पे दूसरे स्थान पे ले जाके कार्य करवाता है, तो वो होता है वात दोष। और इसका हम सीधा संबंध लगाते हैं नर्वस सिस्टम के साथ, कोरिलेशन करते हैं, तो ये संबंध होता है इन दोनों के बीच में। तो वही मज्जा धातु दैट इज कह सकते हैं, एग्जैक्टली नॉट
कह सकते हैं कि वही वात दोष है। तो यहाँ पे 4 भागों के बाद हमारा मज्जा धातु यहाँ पे समाप्त हो चुका है। यहाँ पे नेक्स्ट जो हम देखेंगे वो मॉडर्न मज्जा देखेंगे या नर्वस सिस्टम। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। इसके पहले हम इस अध्याय में अब तक जितने भी महत्वपूर्ण श्लोक आए हैं वो देख लेते हैं, उसको आप नोट कर लीजिए। व्युत्पत्ति का जो श्लोक है, सुश्रुत सूत्र स्थान 14/10, रसाद रक्तम ततो मासाद मेद प्रजायते, मेदो अस्ति ततो मज्जा, मज्जद शुक्रम तो जायते। ओके, तो यह हमें प्राप्त हुआ है, रस से प्राप्त हुआ है, शुक्र तो कार्य में आता है, वह व्युत्पत्ति का श्लोक। उसके उपरांत मूल स्थान का श्लोक, चरक विमान स्थान 5/8, मज्जमान सूत्रम अस्थि मूलम संदेह च। यहाँ पे सुश्रुत संहिता का नहीं है, क्योंकि सुश्रुत संहिता के अनुसार मज्जा वस्त्रुत नहीं होता। उसके बाद मज्जाधरा कला का इम्पोर्टेंट श्लोक, एवं एवं पित्तधरा सैव मज्जाधरा कला, जो दलहन टीका का था, सुश्रुत कल्पस्थान 4/14 का। उसकी इम्पोर्टेंस हमने काफ़ी डिटेल में देखा था। उसके बाद भानुमति टीका का सुश्रुत सूत्र स्थान 15/8, मज्जा चाप्यम, आप्य से आप्य महाभूत की आधिक्य होता है मज्जा धातु में। उसके बाद मज्जा धातु के मल का श्लोक, रसस्य तु कफ असुरुज पित्तम मासस्य खमल मल स्वेदस्तु मेधसः साधकिट्टम केशलोमस्तु मज्ज स्मेह अक्षिविट्टम त्वचाम। तो ये चरक चिकित्सा स्थान का श्लोक है। ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे रस से लेकर मज्जा सभी के मल आए हैं। तो ये श्लोक याद हुआ तो सभी के मल याद हो जाएंगे, और ये हर धातु में महत्वपूर्ण आएगा। चरक की जो श्लोक है वो कंपैरिजन में सुश्रुत से अच्छा है, इसीलिए ये याद करना अच्छा रहेगा। उसके बाद जो मज्जा धातु की कार्य का श्लोक है, अष्टांग हृदय का फेवरेट श्लोक, अष्टांग सूत्र स्थान 11/4, परिणाम जीवनम लेपो स्नेहो धारण पूर्णे गर्भपातच धातुनाम श्रेष्ठ कर्म क्रमस्वतम। इस अंतर्गत का जो पूर्ण कार्य होता है वो मज्जा धातु का होता है। उसके बाद स्पेसिफिकली मज्जा धातु के कार्य का सुश्रुत संहिता का श्लोक बतला गया है, सुश्रुत सूत्र स्थान 15/7, मज्जा स्नेहम बलम शुक्र पुष्टिम पूर्णम अस्थ्यो च करोति। ये करेंगे तो इसके कार्य का ये विशेष श्लोक है। उसके बाद आज जो हमने मज्जा सारता के लक्षण देखे हैं, चरक विमान स्थान 8/108, वो श्लोक सुश्रुत के कंपैरिजन में श्लोक इम्पोर्टेंट है। ये प्रैक्टिकल में भी इम्पोर्टेंट है, ज्यादा से ज्यादा लक्षणों को इसने कवर किए है। उसके बाद रुद्धि का जो श्लोक बतलाया गया है वो अष्टांग हृदय सूत्र स्थान का, मज्जाम नेत्र गौरवम पर्वसु स्थूल मूलानि कुर्यात अरुंशी च, अष्टांग हृदय सूत्र स्थान 11/11 and 12। उसके बाद मज्जा क्षय में 2 श्लोक आए, एक आया है अष्टांग हृदय सूत्र स्थान के अनुसार और सुश्रुत सूत्र स्थान के अनुसार। तो सुश्रुत सूत्र स्थान 15/13, मज्जा क्षय अल्प शुक्रता पर्व भेदो अस्ति निस्तोद अस्ति शून्यता च। ये श्लोक कंपेयर विथ अष्टांग हृदय से महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें उन्होंने ज्यादा लक्षणों को कवर किया है। तो श्लोक किसी भी संहिता के याद कीजिए, लेकिन अदर संहिता में उसके बारे में जो विशेष बातें बताई गई है वो MCQ में महत्वपूर्ण होती है, तो वो याद रखिए। ओके, तो यहाँ पे हमारा मज्जा धातु ये टॉपिक समाप्त हो चुका है। तो इसको इसके अच्छे से नोट्स बना लीजिए, काफी महत्वपूर्ण धातु है। और इसके बाद हम देखेंगे कि इसका मॉडर्न व्यू यानी नर्वस सिस्टम, हम इसके नेक्स्ट ऑडियो मतलब उसकी PPT रहेगी वो आपको मिल जाएगी। ओके, थैंक यू।